नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और चलिए आज हम लोगों का आ गया है लेक्चर थर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर थ्री के बारे में और चीज़ों को विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है और क्या क्या हमारा विश्व भूगोल में रह गया था और हमको उसको निपटाना है। अभी हमारा अध्याय 1 चल रहा है और अध्याय 1 में भी हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ लिया था। ब्रह्मांड की दूरी नापने की इकाइयाँ पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सारी चीज़ें देख ली थी। फिर सेकंड लेक्चर में हमने हिग्स बोसान के बारे में देखा था, आकाशगंगाओं के बारे में देखा था और नेबुला यानी निहारिकाओं के बारे में देखा था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो हम लोगों को तारों के बारे में पढ़ना है। आज हम लोगों को तारों के बारे में विस्तार से चीज़ों को जानना है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझना है कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रशेखर सिद्धांत या चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, तारों का जीवन चक्र क्या है और तारों की मृत्यु कैसे होती है। मतलब तारों का भी एक अपना साइकिल होता है, उनका जीवन चक्र होता है कि कैसे तारे बनते हैं और कैसे तारों की मृत्यु होती है और तारों की मृत्यु के बाद तारे कहाँ जाते हैं, उनका क्या रूपांतर हो जाता है, क्या तारे ब्रह्मांड में ही रहते हैं या फिर वो कुछ और बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानेंगे और चर्चा करेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो तारे पढ़ना है। तारे की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया था, मतलब 2 लेक्चर में आप लोगों के लिए डाल चुका था और दोनों लेक्चरों में आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो लेक्चर थर्ड है इसके भी आपको प्रॉपर पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे और आपको अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे पहले बनाना है, उसके बाद आपको सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। आज हम लोगों को तारों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। देखिए, तारों के बारे में जानने से पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पहले पढ़ना है। तो अब हमको तारों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय क्रियाएं पढ़ ली थी और हमने ये देखा था कि तारे कौन सी क्रियाओं से बनते हैं। तारे कौन सी क्रियाओं से बनते हैं? तारे बनते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया से। तारे बनते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया से तारे बनते हैं। जब तारों में नाभिकीय संलयन होता है तो उससे तारों की उत्पत्ति होती है और तारों का विकास होता है। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे आएंगे अपने तारों पे। देखिए, एक बात और बता दूं आप लोगों को मैं, ये लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा टफ रहेगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की और बीच में बहुत सारे डायग्राम इंक्लूड किया हूँ जो कि मैंने स्वयं ही एडिट करके बनाया हूँ। मुझे कहीं भी गूगल में हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं मिले जिसमें हिंदी में लिखा हो, तो मैंने स्वयं की मेहनत से आप लोगों के लिए डायग्राम को बनाया हूँ, गूगल से इमेजेस लेके और आपको डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। तो मैंने इस लेक्चर में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, तो आप लोगों को भी बाकायदा पूरा लेक्चर देखना है और पूरे उसके नोट्स बनाना है। हाँ, जो भी चीज़ अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप या तो हम सबको कमेंट कर सकते हैं या फिर हमको डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, मैं आपको नंबर डाल दूंगा। आप लोग मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप में जुड़ना है, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। चलिए, अब बिना देरी किए हम लोग चालू करते हैं। तारे तारे क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं उनको तारे कहा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं की यानी खुद की स्वयं की प्रकाश एवं ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं उन्हें तारे कहा जाता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ये ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार स्वयं का प्रकाश एवं ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, इन्हें हम लोग तारे कहते हैं, ठीक है। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तारों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन से बनती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था नाभिकीय संलयन क्या होता है, तारों में कैसे होता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, है ना। तो तारों के अंदर ऊर्जा नाभिकीय संलयन से बनती है। आगे बढ़ते हैं। तारों का निर्माण ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण होता है। तारों का निर्माण ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? ब्रह्मांड में जो गैस के बादल मौजूद हैं
ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के गैस के बादल मौजूद हैं, उसमें लगातार गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया होती है, उसमें लगातार गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया होती है और वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, गैस के बादल क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें फिर आपकी प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन हीलियम वाली प्रक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, संलयन की प्रक्रिया होती है और जब संलयन की प्रक्रिया होती है तो उससे तारों का निर्माण होता है। और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि बिग बैंग थ्योरी पे आते हैं। हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? बिग बैंग थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी जैसे जैसे आगे बढ़ते गई तो 3 लाख साल बाद क्या हुआ, अणु और परमाणु बने। 3 लाख साल बाद क्या हुआ, अणु और परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम बने। अणु और परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम मिले। इसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से टकराने लगे। हाइड्रोजन हीलियम क्या कर रहे, एक दूसरे से टकराने लगे। टकराने के बाद उन लोग बादल बनने लगे। जैसे वो आपस में टकराए वो बादल बनने लगे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी में 3 लाख साल बाद अणु परमाणु बने, हाइड्रोजन हीलियम बने और वो दोनों आपस में टकराने लगे और टकरा के बादल बनने लगे। और टकरा क्यों रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण था, ग्रेविटी थी। तो हाइड्रोजन हीलियम क्या करने लगे, आपस में टकराने लगे। जब हाइड्रोजन हीलियम आपस में टकराने लगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये टकराते टकराते इन्होंने एक आकृति बना ली। टकराते टकराते इन्होंने एक आकृति बना ली और उन्हीं को हम कहते हैं तारे। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, टकराते टकराते उन्होंने एक आकृति बना ली, एक बादल बना लिया। ठीक है, एक बादल बना लिया, एक आकृति बना ली और उन्हीं को हम कहते हैं क्या, तारे कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तारों का निर्माण जो है ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण होता है। तारों का निर्माण ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल में गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण होता है, ऐसे बनते हैं तारे। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी और विस्तार से इसकी जानकारी लेते हैं जो हमको एग्जाम में फैक्चुअल डाटा के रूप में काम आएगा। सामान्यतः क्या होता है, एक तारे में 70% ऑक्सीजन 70% हाइड्रोजन होता है। सामान्यतः एक तारे में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है और 2% अन्य गैसें पाई जाती हैं। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, सामान्यतः एक तारे में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है और 2% अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अदर गैसेस किस में पाई जाती हैं, एक स्टार में, एक तारे में पाई जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है, सूर्य। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम है। सूर्य किस चीज़ से बना है, हाइड्रोजन हीलियम से। ठीक है, सूर्य हो गया, ध्रुव तारा हो गया। ध्रुव तारा भी एक प्रकार का तारा है, वो भी, उसमें भी 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य गैसें वगैरह पाई जाती हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक दो बातें और ध्यान में रखनी है कि जब पृथ्वी से हम तारों को देखते हैं, जब हम लोग अपनी पृथ्वी में खड़े होकर तारों को देखते हैं तो तारे पूर्व से पश्चिम की ओर हमको जाते हुए दिखाई देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि तारे जो हैं, हम लोग जब पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो तारे हमको पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर हम लोगों को जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाते दिखाई देते हैं, सवाल आपसे सीधा बनेगा कि जब हम पृथ्वी में खड़े होकर तारों को देखते हैं तो वो किस दिशा की ओर जाते हुए दिखते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बराबर समझ में आ रही होंगी। मैं सबसे सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तारों की, कि ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं उनको तारे कहते हैं, स्वयं के प्रकाश को और ऊष्मा को। तो अब सवाल हमारे पास एक और बनता है कि प्रकाश और ऊष्मा तारों में कैसे बनती है। प्रकाश और ऊष्मा तारों में कैसे बनती है, कैसे होती है, कैसे बनती है भैया? तो इसका आंसर है, तारों के केंद्र में जो तारे होते हैं, सूर्य की बात कर लो, आप सूर्य को इमेजिन कर लो, सूर्य की बात कर लो, तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। कल भी बताया था मैंने, तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन यानी क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनता है।
दो एटम जुड़ के एक एटम बनता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन जुड़ के एक हीलियम बनता है। तो संलयन की इस क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश एवं ऊष्मा निकलती है। संलयन की इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश एवं ऊष्मा निकलती है। इसी वजह से जो तारे हैं उनमें प्रकाश और ऊष्मा बनती है। इसी वजह से वो चमकते हैं और उसमें ऊष्मा रहती है, जैसे हमारा सूर्य, ठीक है। क्या होता है, उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इस वजह से उनमें ऊर्जा और ऊष्मा दोनों रहती है और प्रकाश भी विद्यमान रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनको तारे कहते हैं। चलिए, क्योंकि इसके केंद्र में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। अब हम लोग बात करेंगे तारों का जीवन चक्र। अब हम लोग बात करेंगे तारों का जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। देखिए, तारों का जीवन चक्र जानने से पहले, तारों का जीवन चक्र जानने से पहले आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में पता होना चाहिए। आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आपको इस सीमा के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लोगों को आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो तारों का जीवन चक्र जानने से पहले हमको चंद्रशेखर सीमा के बारे में जानना होगा। तो तारों का जीवन चक्र पढ़ने से पहले चंद्रशेखर सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या कहता है सिद्धांत? देखिए, सबसे पहले इन्होंने तारों का अध्ययन किया। एक व्यक्ति थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सबसे पहले इन्होंने तारों का अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने तारों का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए इन्होंने तीन चीज़ें देखी। सबसे पहले इन्होंने तारों का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए इन्होंने तीन चीज़ें देखी। क्या देखी? सबसे पहले देखा श्वेत वामन, श्वेत वामन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा न्यूट्रॉन तारा, इसके बाद इन्होंने देखा न्यूट्रॉन तारा, और तीसरी चीज़ इन्होंने देखी कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने देखी कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस चीज़ के लिए। 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इन्होंने बताया, जब एक तारा, अब यहाँ से आपको पूरा फोकस करके ध्यान से सुनना है चीज़ों को, क्योंकि यहीं से चीज़ें टिपिकल हो जाएंगी, ठीक है। पूरा फोकस करिए और समझिए। जब एक तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है, जब एक तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वह या तो श्वेत वामन बनेगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या तो कृष्ण छिद्र बनेगा। मतलब एक तारे की अपनी एक लाइफ होती है, एक ज़िंदगी होती है, ठीक है। लेकिन जब उसकी लाइफ एंड होती है, जब उसका अंतिम समय आता है, जब किसी तारे का अंतिम समय आता है, तो वो अंतिम समय में के बाद तीन चीज़ें बनता है। यानी समझिए, तारे के मरने के बाद वो तीन चीज़ें बनेगा, या तो श्वेत वामन बनेगा, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा, या फिर कृष्ण छिद्र बनेगा। इन तीनों में से कोई भी एक बनता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि तारा जब मर रहा है, तारा का जब अंतिम समय चल रहा है तारों का, तो वह तीन अलग अलग रूप क्यों धारण कर रहा है? मतलब या तो वो कृष्ण छिद्र बन रहा है, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बन रहा है, ठीक है। तो वो क्यों तीन तीन अलग अलग रूप धारण कर रहा है वो? इसी का जवाब खोजने के लिए चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने इसका जवाब दिया था, और आइए हम लोग भी उसके जवाब की तरफ चलते हैं कि तारा जब मरता है तो वो तीन में से कोई एक चीज़ें क्यों बनता है। देखिए, इन्होंने क्या कहा था, चंद्रशेखर जी ने क्या जवाब दिया था? ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होगा, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान का मतलब मास, ऐसे तारे जिनका मास सूर्य के मास से 1.44 गुना कम होगा, वह तारा अपनी अंतिम अवस्था में, वह तारा अपनी अंतिम अवस्था में श्वेत तारा बनेगा। वह तारा अपनी अंतिम अवस्था में श्वेत तारा बनेगा। कौन सा तारा श्वेत तारा बनेगा? ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान, जिसका मास सूर्य के मास से, सूर्य के द्रव्यमान से
1.44 गुना कम होगा या सूर्य के मास के बराबर होगा, वह तारा अपनी अंतिम अवस्था में श्वेत तारा बनेगा। मैं आगे आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा सारी चीज़ें। अभी आपको डेफिनेशन पे गौर करनी है कि सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी लाइन में मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर होगा या सूर्य से 1.44 गुना कम होगा, वह अपनी अंतिम अवस्था में जाके श्वेत तारा बनेगा। दैट्स इट। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होगा। जस्ट उसका अपोजिट बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होगा, वह तारा कृष्ण छिद्र और न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होगा, वह तारा या तो कृष्ण छिद्र बनेगा या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से चलिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलिए, बिल्कुल नहीं भटकना है आप लोगों को। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि ऐसा तारा, कोई एक तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है। कितना कम है? 1.44 गुना कम है। वो आगे जाके अपनी अंतिम अवस्था में श्वेत तारा बन जाता है। और ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा है, वह आगे जाके या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा या तो कृष्ण छिद्र बन जाएगा। क्लियर होगी डेफिनेशन? बिल्कुल सिंपल थी। अब देखिए कि 1.44 से 3 गुना तक अगर उसका द्रव्यमान रहेगा, 1.44 से 3 गुना ज़्यादा तक उसका द्रव्यमान रहेगा तारे का, तो वो न्यूट्रॉन तारा बनता है। और 3 गुना से ज़्यादा हुआ तो वो कृष्ण छिद्र बनता है। 3 अलग अलग चीज़ें समझने की हैं। एकदम स्टार्टिंग से समझाता हूँ आपको, अगर कंफ्यूज हुए हैं तो फिर से बताता हूँ पहली बार से, स्टार्टिंग से। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होगा, वो क्या कहलाएगा? श्वेत तारा बनेगा अंतिम अवस्था में। लेकिन ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान 1.44 गुना ज़्यादा होगा सूर्य से, वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा और कृष्ण छिद्र बनेगा। अब न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा, कृष्ण छिद्र कब बनेगा? जब उसका द्रव्यमान 1.44 गुना ज़्यादा तो होगा, लेकिन 3 गुना से कम होगा। सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन 3 गुना से कम होगा, वो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। और 3 गुना से अगर ज़्यादा हुआ तो वो बनेगा कृष्ण छिद्र। डेफिनेशन आप देख लीजिए, साफ साफ आपको लिखी हुई मिल जाएगी और पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है। आप जैसी डेफिनेशन पढ़ेंगे साफ साफ उसमें लिखा है और पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। देखिए, टॉपिक थोड़े से टिपिकल हैं, टॉपिक थोड़े से टफ हैं। आप लोग फोकस करते हुए चलिए, मेरी बात समझते हुए चलिए। नहीं आ रही तो आपको पूरे नोट्स दिख रहे हैं, उनको पढ़िए। पढ़ते ही साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ईजी है। चलिए, तो भैया ये जो 1.44 का कंसेप्ट है ना, ये जो 1.44 का कंसेप्ट है ना, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। सिंपल, ये जो 1.44 का कंसेप्ट है, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आगे चल के मैं आपको पूरा ये चंद्रशेखर सीमा वाला और पूरा आपको तारे की लाइफ पूरा बताऊंगा और पूरा आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा, आपको इमेजेस के थ्रू दिखाऊंगा जो मैंने स्वयं बनाई है। तो आपको सारे डाउट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। मान लो अभी कोई डाउट रह भी गया है तो आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको आगे चल के सारे डाउट आपके आखिरी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे तारों के जीवन चक्र के बारे में। ये चंद्रशेखर सिद्धांत क्या था, मैंने आपको ये सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि चंद्रशेखर जी ने ये कहा था कि जब भी कोई तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वो 3 चीज़ें बन सकता है। ठीक है, या तो वो श्वेत तारा बन जाएगा, या तो वो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, या तो वो कृष्ण छिद्र बन जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि जब उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होगा तो वो श्वेत तारा बन जाएगा, 1.44 से ज़्यादा होगा और 3 के बीच में होगा तो वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कृष्ण छिद्र बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि तारों के जीवन चक्र की, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, है ना, तारों के एवोल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें दिख रही हैं, एकदम आराम से आप सारी चीज़ें समझिए। तारों के कोर में
तारों के कोर में, कोर यानी क्या होता है, सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, तारों का कोर, जैसे पृथ्वी का कोर बहुत नीचे एकदम सेंटर में, पृथ्वी के बीच में अंदर में, ठीक है, इसी प्रकार तारों का जो कोर होता है, कोर यानी केंद्र का हिस्सा, तारों का जो कोर होता है, तो तारों के कोर का, उसके केंद्र का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। तारों के जो कोर का, उसके केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्रेविटी, यह गुरुत्वाकर्षण तारे के द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये पूरा तारे का द्रव्यमान है, ये पूरा तारे का द्रव्यमान है, ठीक है, तारे का द्रव्यमान है, तारे का मास है। अब क्या करता है, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या करती है, तारे के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो द्रव्यमान को अपनी ओर खींचती है, तारे के द्रव्यमान को अपनी ओर खींचती है। लेकिन क्या होता है, तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। मैंने आपको बताया था, तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, इसी से तारे बनते हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के हीलियम बनेंगे। ये प्रक्रिया चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, उससे ऊर्जा निकलती है। तो तारों के केंद्र से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। लेकिन तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। तो जब नाभिकीय संलयन होता है, जब तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, तो केंद्र से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। बिल्कुल सही बात है, तारों के बीच में, केंद्र में जब नाभिकीय संलयन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, जो द्रव्यमान को बाहर की ओर ढकेलती है। अभी देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा था, द्रव्यमान को अपनी ओर खींच रहा था, अंदर की ओर खींच रहा था। तारों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो तारों के द्रव्यमान को अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन इसके बीच में भी जो प्रक्रिया चल रही है नाभिकीय संलयन की, इससे क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रही है, और वो ऊर्जा क्या कर रही है, बाहर की ओर फेंक रही है। द्रव्यमान अंदर की तरफ आ रहा है और ये उसको बाहर की तरफ फेंक रही है। इसी वजह से क्या हो रहा था, ये बैलेंस बना हुआ था, ठीक है। एक तरफ कोर यानी केंद्र जो है मास को अपनी ओर खींच रहा है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र क्या कर रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा को बाहर की ओर फेंक रहा है। लेकिन क्या होगा, एक समय के बाद ये प्रक्रिया चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, और एक समय के बाद क्या होगा, तारे का ईंधन खत्म होने लगेगा। तारे का ईंधन यानी फ्यूल खत्म होने लगेगा। अब ईंधन से आप क्या समझते हैं, तारे का ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन मैंने बताया ना, संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट के हीलियम बन रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट के हीलियम बन रहे हैं। तो तारे का फ्यूल क्या होगा, तारे का ईंधन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो केंद्र में हाइड्रोजन धीरे धीरे एक समय आएगा जब वो खत्म होने लगेगा। जब केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो धीरे धीरे सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया जो है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे 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 करके रुक जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया धीरे 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 करके रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही केंद्र की ओर, जैसे ही ये प्रक्रिया रुकेगी, जैसे ही ईंधन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और ये प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया रुक जाएगी, वैसे ही केंद्र की ओर तारों का सारा द्रव्यमान खींचने लगेगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, वैसे ही केंद्र की ओर जो जितना भी द्रव्यमान फैला हुआ है सारा खींचने लगेगा, तारों का द्रव्यमान खींचने लगेगा। जैसे ही संलयन की प्रक्रिया रुकेगी, सारा द्रव्यमान केंद्र की ओर खींचने लगेगा। अब इससे क्या होगा, जब सारा द्रव्यमान केंद्र में आ जाएगा तो अत्यधिक घनत्व बढ़ जाएगा। जब सारा द्रव्यमान केंद्र में आ जाएगा तो अत्यधिक घनत्व बढ़ जाएगा और उसमें एक बड़ा विस्फोट होगा। उसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। भाई, जब घनत्व इतना अधिक बढ़ जाएगा तो केंद्र में सारा द्रव्यमान आ जाएगा तो बहुत अधिक विस्फोट होगा, ठीक है। और जैसे विस्फोट होगा तो तारा जो है लाल रंग का हो जाएगा, तारा जो है लाल रंग का हो जाएगा, और लाल रंग का होने के बाद उसमें विस्फोट हो जाएगा। उसी विस्फोट को क्या कहते हैं, नोवा और सुपरनोवा। उसी विस्फोट को कहते हैं, अगर छोटा विस्फोट हुआ तो नोवा, बड़ा विस्फोट हुआ तो सुपरनोवा, ठीक है। तो छोटा विस्फोट हुआ तो नोवा कहेंगे और बड़ा विस्फोट हुआ तो सुपरनोवा कहेंगे। विस्फोट के बाद क्या होगा, जैसे ही विस्फोट हुआ तो ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के बराबर या उससे कम होगा, वह क्या बन जाएंगे, श्वेत वामन बन जाएंगे, श्वेत वामन तारे बन जाएंगे। मैंने पहले बताया था आपको, है ना, कि जिनका द्रव्यमान 1.44 से कम होगा या सूर्य के बराबर होगा, जब उनमें विस्फोट होगा
तो वो विस्फोट होने के बाद क्या बन जाएंगे, श्वेत वामन बन जाएंगे। लेकिन ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान 1.44 से 3 गुना तक रहेगा वो बन जाएंगे न्यूट्रॉन तारा विस्फोट होने के बाद, और ऐसा द्रव्यमान जिनका जो 3 गुना से ज़्यादा रहेगा वो बन जाएंगे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल बन जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हुई। अब आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं, इमेजेस के थ्रू देखते हैं। आपको यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं विस्तार से कि कैसे कैसे क्या होता है। आप इस इमेज में देखिए। चलिए, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि तारे बनते कैसे हैं। तारे कैसे बनते हैं, गैस के बादल होते हैं उससे तारे बनते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गैस के बादल दिख रहे हैं। अब यहाँ से तारे बनने चालू होते हैं, संलयन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और तारे बनना चालू हो जाते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको दोनों एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक बना छोटा तारा, बादल से एक बना छोटा तारा और एक बना बड़ा तारा। ये छोटा तारा को आप सूर्य कह सकते हो या सूर्य के साथ कोई अन्य तारा कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो छोटा तारा है इसको सूर्य मान लो आप, इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है। अब देखिए दिक्कत क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए इमेजेस प्रोवाइड नहीं है गूगल में। हिंदी मीडियम वालों के लिए गूगल में इमेजेस प्रोवाइड नहीं है, लेकिन इसको मैंने खुद बनाया है। इसको मैंने खुद बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए कि तारे की लाइफ क्या होती है, तारे की लाइफ साइकिल क्या होती है, जीवन चक्र क्या होता है, ठीक है। तो बादल से तारे बने, एक बना छोटा तारा जिसको हम सूर्य मान लेते हैं और एक बना बड़ा तारा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, जब मैंने आपको इससे पहले बताया तारों की जब लाइफ खत्म हुई, तारों का जब अंतिम समय आया, तारों का जब अंतिम समय आया, जब संलयन की प्रक्रिया उसमें पूरी तरह से ख़त्म हो गई और पूरा द्रव्यमान केंद्र में आ गया, ठीक है, पूरा द्रव्यमान घनत्व केंद्र में आ गया, तब क्या हुआ, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। अब यहाँ पे तारों की लाइफ ख़त्म हो गई। तो जैसे ही वहाँ पे विस्फोट हुआ, जैसे ही वहाँ पे विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने से पहले जो तारा है वो लाल कलर का हो गया। तारा जो है लाल कलर का हो गया, आपको दिख रहा है, क्योंकि सारा द्रव्यमान जो है वो केंद्र पे आ गया है। सारा द्रव्यमान जो है वो केंद्र पे आ गया है, तो तारा जो है लाल कलर का दिखने लगा है। इसको कहते हैं लाल दानव, इसको कहते हैं लाल दानव, रेड जाइंट, ठीक है। सारा द्रव्यमान खत्म हो गया, संलयन की प्रक्रिया है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन खत्म हो गया है, तो सारा द्रव्यमान केंद्र पे आ गया है। तो ये एकदम लाल कलर के गोले की तरह हो जाता है, ठीक है, लाल कलर के गोले की तरह हो जाता है। नीचे भी देखिए एकदम सेम है, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा है, दोनों का क्या हुआ, द्रव्यमान केंद्र पे आ गया है और संलयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तो छोटा तारे को हम लोग क्या कहेंगे, लाल दानव कहेंगे। छोटे तारे को हम लोग कहेंगे लाल दानव, और बड़े तारे को हम लोग कहेंगे महालाल दानव। बड़े तारे को हम लोग कहेंगे महालाल दानव, रेड सुपर जाइंट, रेड सुपर जाइंट, ठीक है। तो तारे की लाइफ खत्म हो गई, तारे का अंतिम समय आ गया, ये एकदम लाल कलर का हो गया। और लाल कलर का होने के बाद क्या हुआ, इसमें ब्लास्ट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। तो जो छोटा विस्फोट होता है, छोटे तारे में छोटा विस्फोट होगा, बड़े तारे में बड़ा विस्फोट होगा। तो जो छोटा विस्फोट हुआ उसको हम लोग कहेंगे नोवा। ये देखिए आपको विस्फोट होते हुए दिख भी रहा है। तो जो छोटा विस्फोट होता है उसको हम लोग कहेंगे नोवा। और ये जो बड़ा विस्फोट हुआ, ये जो बड़ा विस्फोट हुआ इसको हम लोग कहेंगे सुपरनोवा। इमेजेस में देखिए, छोटा विस्फोट को हम लोग कहेंगे नोवा और जो बड़ा विस्फोट हुआ है इसको हम लोग कहेंगे सुपरनोवा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो छोटा तारा है इसका जो द्रव्यमान है ये सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है और सूर्य के द्रव्यमान से आप मान लीजिए 1.44 गुना कम है। जो छोटा तारा है उसका द्रव्यमान, उसका मास जो है या तो सूर्य के बराबर है या सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है। तो आगे चल के जब विस्फोट होगा तो वो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। ये देखिए इमेज में दिख रहा है आपको, आगे चल के वो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। लेकिन जो बड़ा तारा है, जो बड़ा तारा है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा है, लेकिन 3 के बराबर है, 1.44 से 3 गुना के बीच में है। तो वो सुपरनोवा में विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और अगर जिसका 3 गुना से ज़्यादा रहेगा, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना ज़्यादा रहेगा, वो कृष्ण छिद्र बनता है, ब्लैक होल बनता है। एक बार फिर से समझाता हूँ सारी चीज़ें आपको। जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगा या सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा 1.44 गुना,
वो आगे चल के लाल दानव बनता है। लाल दानव के बाद जब नोवा में जब विस्फोट होता है उसका, तो वो श्वेत वामन बनता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कि जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा रहेगा, लेकिन 1.44 से 3 गुना तक के बीच में रहेगा, वो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। और 3 गुना से जिसका ज़्यादा होगा वो कृष्ण छिद्र बनेगा। ठीक है, ये है तारे की लाइफ साइकिल, ये है पूरे तारे की लाइफ साइकिल। एक बार फिर से देख लो जल्दी से। सबसे पहले क्या होता है, बादल हैं। बादलों से क्या हुआ, आपके तारे बने। बादलों से क्या हुआ, जब गुरुत्वाकर्षण इकट्ठा हुआ और बादलों से क्या हुआ, एक आकृति बनी और आकृति से आपके तारे बने, है ना। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ये सब सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, तारे बन गए। अब ये छोटा तारा है, इसको आप सूर्य मान लो। ठीक है, ये छोटा तारे को आप सूर्य मान लो। अब जब सूर्य ने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी कर लिया, मतलब इस तारे ने अपनी ज़िंदगी पूरी कर लिया, अब इस तारे का अंतिम समय आया। अब इस तारे का अंतिम समय आया, तब क्या हुआ, इसके अंदर का सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। इसके अंदर का सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। अब जब हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो संलयन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई। हाइड्रोजन ख़त्म हो गया तो संलयन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई। जब संलयन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई तो क्या हुआ, जितना भी द्रव्यमान था वो केंद्र पे आ गया। जितना भी द्रव्यमान था वो केंद्र पे आ गया, और केंद्र पे आते ही वो एक लाल कलर का हो गया। केंद्र पे आते ही वो एकदम लाल कलर का हो गया तारा, जिसको हम लोग लाल दानव कहते हैं, जिसको हम लोग लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, केंद्र पे आ गया, एकदम लाल हो गया। पूरा घनत्व जो था गुरुत्वाकर्षण के कारण सेंटर पे आ गया, केंद्र पे आ गया। उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो जब विस्फोट हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे नोवा। जब उस लाल दानव में विस्फोट हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे नोवा। और यही नोवा आगे चल के श्वेत वामन यानी वाइट ड्राफ्ट बन जाएगा। यही तारा आगे चल के वाइट ड्राफ्ट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अब हम लोग किस तारे की बात करते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा था। अब हम लोग बड़े तारे की बात करते हैं, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा था। इसमें क्या हुआ कि वो बड़ा तारा बना। बड़ा तारे के बाद क्या हुआ, उसमें वही सारी प्रक्रिया हुई जो पहले वाले तारे में हुई थी। हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, संलयन की प्रक्रिया रुक गई, और जितना द्रव्यमान था वो केंद्र पे आ गया। केंद्र पे आ गया तो वो महालाल दानव में बदल गया, एकदम लाल कलर का हो गया, और घनत्व क्या है, केंद्र पे बहुत ज़्यादा आ गया। इसके बाद विस्फोट हुआ, जिसको हम लोग सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट हुआ तो जिसका द्रव्यमान 1.44 से लेकर 3 के बीच में था, वो क्या बन गया, न्यूट्रॉन तारा बन गया। लेकिन जिसका द्रव्यमान 3 गुना से ज़्यादा था वो बन गया कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इमेजेस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से तारे का एवोल्यूशन होता है, किस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ स्टार से ये कि किस तरह से तारे की ज़िंदगी चलती है और अंतिम समय में तारा कहाँ जाके क्या बन जाता है। ये आप लोगों को मैंने विस्तारपूर्वक बता दिया है। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले बात करी थी तारों की। तारों में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा को सर्जित करते हैं उन्हें तारे कहा जाता है। एग्जाम्पल था सूर्य इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड में मौजूद जो गैसों के बादल हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया हुई। गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से इकट्ठे हुए, हाइड्रोजन हीलियम ने क्या किया, रिएक्शन किया। इसके बाद तारों का निर्माण हुआ। तारों में सामान्यतः 70% हाइड्रोजन पाई जाती है, 28% आपकी हीलियम पाई जाती है और 2% अन्य गैसें पाई जाती हैं। सामान्य एक नॉर्मल तारे की अगर मैं बात करूं तो इसका उदाहरण क्या था, सूर्य था, ध्रुव तारा था, एटसेट्रा। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा जब हम लोग पृथ्वी से तारे को देखते हैं, जब हम लोग अपनी पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते रहते हैं, ये बात मैंने आपको बताया हूँ। इसके बाद संलयन की इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। संलयन की इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है, जिससे तारों में रोशनी और प्रकाश रहता है। ठीक है, इसके बाद हमने तारों के जीवन चक्र पढ़ने से पहले चंद्रशेखर सीमा को पढ़े। चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या बताया था, ये एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्होंने तारों का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था और इन्होंने बताया था जब तारों का अंतिम समय आता है तो ये या तो श्वेत वामन बनते हैं, या तो न्यूट्रॉन तारा बनते हैं, या तो कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया, क्लियर किया। उन्होंने बताया
ऐसा तारा जिसका मास सूर्य के मास से 1.44 गुना कम होगा वो अपनी अंतिम अवस्था में श्वेत वामन बनेगा। लेकिन ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होगा लेकिन 3 गुना के बीच में होगा वो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। और ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान 3 गुना से ज़्यादा होगा वो बनेगा ब्लैक होल। ठीक है। और 1.44 के कंसेप्ट को ही चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हम लोग ने ये देखा। इसके बाद हम लोगों ने बात करी तारे का जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि तारों के केंद्र में, कोर में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। यह गुरुत्वाकर्षण तारों के द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है ना, जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। इसके बाद लेकिन तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। जब नाभिकीय संलयन होता है तो केंद्र में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है और द्रव्यमान को बाहर की ओर ढकेलती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ मैं। अब क्या होता है, एक तरफ केंद्र द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र में नाभिकीय संलयन की वजह से ऊर्जा बाहर की ओर फेंकती है। तो इस प्रक्रिया को बैलेंस बना रहता है इस प्रक्रिया से। एक समय जब ऐसा आता है जब क्या होता है कि एक तारे की लाइफ का एंडिंग आने वाला रहता है तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। अब तारों का ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन ख़त्म होने लगता है। अब जब हाइड्रोजन ख़त्म होने लगता है तो धीरे धीरे सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और हाइड्रोजन की समाप्ति होने लगती है। इसके बाद जैसे ही हाइड्रोजन की समाप्ति होती है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है। भैया नाभिकीय संलयन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहे हैं। जब हाइड्रोजन ही खत्म हो गया तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तो रुकी जाएगी ना। तो एक समय ऐसा आता है जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया केंद्र में रुक जाती है। जैसे ही केंद्र में प्रक्रिया रुक जाती है तो जितना भी द्रव्यमान है वो केंद्र अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि केंद्र में गुरुत्वाकर्षण है। जैसे ही द्रव्यमान को अपनी ओर खींच लेगा तो जब सारा द्रव्यमान केंद्र में इकट्ठित हो जाएगा तो उसमें अत्यधिक घनत्व बढ़ जाएगा। जब वो घनत्व बढ़ जाएगा तो उसका कलर जो है वो लाल कलर का हो जाएगा। जब उसका रंग लाल कलर का हो जाएगा तो उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। उस विस्फोट को कहते हैं नोवा और सुपरनोवा। छोटा विस्फोट हुआ तो नोवा, बड़ा विस्फोट हुआ तो सुपरनोवा। और जब ये विस्फोट होता है तो इसके बाद जो छोटे तारे होते हैं, जो सूर्य और उससे छोटे तारे होते हैं, वो आगे चल के श्वेत वामन बन जाते हैं। और जो थोड़े बड़े तारे होते हैं, जैसे 1.44 से 3 गुना जो बड़े हैं वो क्या बन जाते हैं, न्यूट्रॉन तारा। और जो 3 गुना से भी ज़्यादा बड़े होते हैं वो बन जाते हैं कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, ये थी इसकी एकदम शॉर्ट समरी, जो चीज़ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। आज हम लोगों ने तारों के बारे में विस्तार से सारी चीज़ों को जान लिया है और तारे की क्या लाइफ साइकिल होती है ये भी आपको मैंने बता दिया है। देखिए, मैंने किताबों से भी पढ़ा, मैंने बहुत सारे सोर्स से पढ़ा। मैंने एक चीज़ देखा कि इतनी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा टिपिकल भाषा में और बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में दिया गया है। जब आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे तो इतनी टिपिकल लैंग्वेज है कि आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं होंगी। मैंने इसको कोशिश करके बहुत ज़्यादा सरल भाषा में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें हूबहू क्लियर हो जाएंगी। फिर जब आप सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद जब आप किताबों से पढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो पे डिपेंड रहिए, आप मेरे वीडियो के बाद किताबों में भी पढ़िए, ताकि आपको डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, और ताकि आप लोगों को पहले चीज़ें समझ में आ जाएँ। अब आपका फ़र्ज़ क्या है, आपका फ़र्ज़ यहाँ पे ये है कि जब आप लोग समझ लेते हैं सारी चीज़ों को तो किताब में उसकी डेफिनेशन निकालिए, एक अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बता दिया हूँ कि हमको ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, रहा सवाल वीडियो का, तो वीडियो आपके जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपके प्रत्येक वीडियो प्रत्येक दिन आएंगे। और मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आपको इसी तरह पढ़ाई को जारी रखनी है। पढ़ाई में आनाकानी मत करिए, जैसे ही वीडियो में डालता हूँ तुरंत आप उसको पढ़ने बैठ जाइए और अपनी कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए प्रॉपर। हालांकि मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। मैंने आपको बताया था स्वयं के नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है। स्वयं के नोट्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं, जब आप चीज़ों को समराइज़ करते हैं, जब आप चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं तो आपके दिमाग में जल्दी चीज़ें बैठती हैं। खुद के डायग्राम बनाइए, मेरा डायग्राम देखिए, इसको आप अपने तरीके से और कितने अच्छे से बना सकते हैं। खुद का डायग्राम बनाइए, क्योंकि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे और डायग्राम बना के आएंगे तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि डायग्राम से एक इम्प्रेशन पड़ता है और सामने वाले को लगता है कि नहीं यार इनको सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें इनको समझ में आती हैं। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे। अध्याय 1 में इतने सारे टॉपिक आते हैं, अभी आने वाले समय में और टॉपिक आएंगे। जैसे कल हम लोग ब्लैक होल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कृष्ण छिद्र क्या होता है इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। फिर हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके चंद्रमा के बारे में जानेंगे, सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे। और जब पृथ्वी आएगा
इसके बाद हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानने के बाद हम लोग समय की बात करेंगे कि समय कैसे निर्धारण किया जाता है पृथ्वी पर। तब जाके हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे महासागर की उत्पत्ति कैसे होती है और आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे होती है ना, इंडियन प्लेट कौन सी होती है, यूरेशियल प्लेट कैसी कौन सी होती है, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वार भाटा कैसे आते हैं, सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ते चलेंगे और सारी चीज़ों के PDF आपको मिलते रहेंगे। अब आपका काम यह है कि सारी चीज़ों को विस्तार से देखिए और पढ़ाई जारी रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक ज़रूर करिए। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें, और नहीं लगता वीडियो अच्छा डिसलाइक भी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और डिसलाइक क्यों किया इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं उसको आगे चल के और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और उसमें बदलाव कर सकूँ कि किस तरह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अगर लाइव क्लास होती, अभी माहौल इतना टाइम इतना ख़राब चल रहा है कोरोना की वजह से, अगर लाइव क्लास होती तो लाइव क्लास में मैं कोशिश करता बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। लेकिन अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ी और एफर्ट डालना है, थोड़ी मेहनत करना है ताकि आपको चीज़ें बाकायदा समझ में आए। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।